और दोस्तों अब हमारे साथ फोन पर जुड़ गई हैं डॉक्टर शिप्रा शर्मा, जो कि इस समय मसूरी वन्य जीव बिहार में फॉरेस्ट ऑफिसर है। डॉक्टर शिप्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर शिप्रा, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे युवा साथियों को, जो कि इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें अपनी शिक्षा और कैरियर के बारे में बताएं। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ी कैंट से सेवन ओक स्कूल से हुई है। तत्पश्चात DBS कॉलेज देहरादून से मैंने PCM ग्रुप में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी है। बचपन से ही मेरे को प्रगति से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए इस क्षेत्र में और गहनता से अध्ययन करने के लिए ही मैंने FRI से फॉरेस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी के बाद से ही मैंने फिर उसी फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में FRI से ही PhD करी है। तो क्या आप सीधे फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई थी या कोई और सर्विस आपने ज्वाइन की थी? नहीं सर, इससे पहले मैंने बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी और इसी दौरान ही मैंने ये वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा की तैयारी में जुट गई थी। तो उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात प्रथम बार जब लोक सेवा आयोग ने ये वन क्षेत्राधिकारी की पद में नियुक्ति का आवेदन मांगे थे, तो इस परीक्षा के हेतु जो मेरी तैयारियां की गई थी उसके फलस्वरूप मैंने इस परीक्षा में शामिल हुई और उसके उत्तीर्ण होने के पश्चात ही मुझे इस पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई। इस समय आप वन्य क्षेत्राधिकारी हैं, तो एक वन्य क्षेत्राधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या वो काम करते हैं? जो ये वन क्षेत्राधिकारी है, ये वन विभाग के एक कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट में से एक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वन क्षेत्राधिकारियों का कर्तव्य है वो यह रहता है कि हमें अपने क्षेत्र के अंतर्गत वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होता है। क्योंकि अगर हम देखें सर, जो वन और जो वन्य प्राणी है उनके लिए लड़ने वाला या उनको संरक्षण प्रदान करने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। अगर हम सिंपल मनुष्यों की बात करें तो अगर उनको कुछ कष्ट या दुख तकलीफ होती है तो वो तो अपनी समस्या कह सकते हैं, हमें बता सकते हैं, परंतु ये जो निरीह प्राणी होते हैं इनके पास कोई जुबान नहीं होती है। तो हमारा जो मेन कर्तव्य होता है वो इन्हीं निरीह प्राणियों की सुरक्षा करना है और इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करना है। इसके साथ ही साथ हमारा जो ये वनों पे जो व्यक्ति निर्भर करते हैं उन व्यक्तियों की और हमारी वन संपदा के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना है, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। अगर हमारे युवा साथी इस वन सेवा में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए सर, अगर आप लोग वन सेवा में आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें। एक, पहला, आपको आपके भीतर से ही प्रकृति के लिए एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जॉब है इसका बेसिक सेंस ही यही है कि हम प्रकृति के संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रकृति को अपने आप से जोड़ पाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमको मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा, क्योंकि हमें ये कोई 10 to 5 वाली जॉब नहीं है कि हमने 10 से 5 तक हमने सिर्फ ऑफिस में बैठना है, थोड़े फाइल वाइज साइन करना है। इसमें हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। कब कहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी आ जाए, कब कहाँ पे हमें ड्यूटी पे जाना पड़े, ये हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो ये दो चीजें हैं जिसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको कभी भी किसी भी समय अपनी सर्विसेज रेंडर करनी होंगी। सेकंड थिंग, आपको अपने प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा। अगर आप इन दो चीजों के बारे में क्लियर कट है, उसके बाद ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप वन सेवा के बारे में सोचें। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो दो क्वालिटी आप में होना जरूरी है, तभी आप इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे और ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ जी सर। जी, जो ये वन सेवा परीक्षा है उसके बारे में कुछ बताएं। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह की आवश्यकता होती है? जो ये हमारी वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा है, इसके लिए आपको साइंस साइड में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो साइंस साइड से ग्रेजुएशन। उसका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है? हाँ जी सर, उसका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। हमारे समय के जो वन क्षेत्राधिकारी रहे हैं उन्होंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है, उन्होंने IT से करी है, फिर PCM से करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट्री वाले ही आ सकते हैं या एनवायरमेंट वाले या PCM भी ग्रुप वाले ही आ सकते हैं। विज्ञान से जो भी स्नातक हैं हमारे युवागण, सभी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये हमारे वन सेवा की अलग से परीक्षा होती है, लेकिन इनको कंडक्ट UK PhD करवाते हैं और इसमें हमारा बेसिकली सबसे पहला हमारा प्री होता है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। प्री से सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारा इसमें थ्योरी का एग्जाम होता है, मेंस बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं सर। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद फिर हमारा शारीरिक परीक्षा होती है और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात हमारा इंटरव्यू होता है। तो लगभग ये 4 चरण है हमारी परीक्षाओं के, और जो भी हमारे युवा इतने सशक्त हैं, इतने नॉलेजेबल हैं और इतना लगन से प्रयास करेंगे कि वो चारों ये परीक्षाएं क्लियर कर जाएं, तो वही वन क्षेत्राधिकारी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। आप किस तरह की सलाह देंगे, किस तरह से इस सेवा के लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये परीक्षा किसी के दबाव में ना करें। कई बार होता है ना, जो हमारे युवा होते हैं आसपास में देख के इंस्पायर होके
मतलब देखा देखी में, इंस्पायर्ड विद डिफरेंट थिंग, मतलब देखा देखी में देख के बोलते हैं कि हम भी देंगे। तो सबसे पहले अगर वो चीज आपके दिमाग में है तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसके इतने सारे जो चरण है वो बहुत ही लंबे होते हैं और हर एक चरण अपने आप से एक अलग चीज डिमांड करता है। इसी वजह से जब तक आपके अंदर अपने मन से वो भावना नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना है, तब तक इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये एग्जाम जब निकाला था उस समय मैं बैंक में भी थी, तो आप ये सोच सकते हैं कि एग्जाम्स के साथ साथ जो मेरी एकाग्रता के साथ मेरी निरंतरता थी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आप में से जितने भी युवा इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, उनको निरंतरता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में आपको अपने ध्येय पे नहीं भटकना है। आपने बताया कि आपने एफआरआई से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो क्या इसमें जो फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको कुछ अतिरिक्त फायदा होता है? देखिए सर, ये जो परीक्षा है ये किसी एक सब्जेक्ट होल्डर को प्रायोरिटी देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इसमें विज्ञान के सभी शाखाओं से आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट भी है और अगर आपके पास फिजिक्स भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुख्य परीक्षा कौन सी सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सर कि अगर मेरे पास फॉरेस्ट्री थी तो मुझे स्पेशल कोई प्रायोरिटी मिला, नहीं है सर। आपने बताया कि इसमें शारीरिक परीक्षा भी होती है, तो क्या इसके लिए अलग से कुछ तैयारी करनी होगी? इसमें जो हमारी शारीरिक परीक्षा होती है, इसमें हम लड़कियों के लिए तो 16 किलोमीटर की दौड़ थी। तो अब चूंकि मैं एफआरआई से पहले ही गेम्स वगैरह में एक्टिवली ही पार्टिसिपेट करती रही थी और मैंने वहाँ पे काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे रनिंग वगैरह में, तो इसलिए शारीरिक जो दक्षता है या शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग है, इसलिए मुझे विशेष तौर से कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये शारीरिक परीक्षा भी इस परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसीलिए अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो आपको शारीरिक दक्षता पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मुश्किल से अगर आप सुबह भी थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह कर लेते हैं या 16 घंटे के हिसाब से अगर आप 1-1.5 घंटे में भी 16 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं रेस, तो इट्स मोर देन इनफ। और इस परीक्षा के लिए क्या कुछ विशिष्ट शारीरिक मापदंड भी होते हैं? हाँ जी सर, इसमें शारीरिक मापदंड निर्धारित होते हैं और इसमें आपके बेसिकली, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो उसमें जो हाइट में हमारी लड़कियों की बात कर, अगर मैं बात कर महिलाओं की, तो उसमें जो हाइट है हमारी लगभग 5 फीट के आसपास मिनिमम हाइट है। इसके साथ साथ ही सर हमारे आई साइट का टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया और उसके साथ साथ ये जो हमारा शारीरिक दक्षता में जो हमारी 16 किलोमीटर की जो रन रेस है वो इम्पोर्टेंट है या वो करवाई जाती है सर। तो आपने जैसा शुरू में ही बताया कि प्रकृति से बहुत ज्यादा आपको लगाव था और आपकी इसमें बड़ी रुचि थी, इस वजह से आपने उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और फिर बाद में आप इस सेवा में भी आ गई। तो इस समय खूब एंजॉय कर रही हैं आप अपनी इस सेवा को? हाँ जी सर, इस सेवा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि जिसमें मैं प्रकृति के निकट भी उसको जान सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ और उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय आप मसूरी वन्य जीव विहार में तैनात हैं, इस बिहार के बारे में कुछ बताएंगे? मसूरी वन्य जीव विहार उत्तराखंड का सबसे छोटा अभयारण्य है। यह वन्य जीव विहार 2 सितंबर 1993 में स्थापित हुआ था। मसूरी वन्य जीव विहार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक अत्यंत मोहक एवं रमणीय अभयारण्य है। अगर देखा जाए तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु तब से लेकर अब तक अगर मैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो आज भी यह अभयारण्य पर्यटकों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इस वजह से भी नहीं है कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं जो हमारे मसूरी आते हैं उनको इस अभयारण्य के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये तो पता है कि केम्प्टी फॉल बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि उस केम्प्टी फॉल का जो उद्गम स्रोत है वो मसूरी वन्य जीव विहार के बिनोक बीट के अंदर स्थित है। हमारा जो ये मसूरी वन्य जीव विहार है, मसूरी वन्य जीव विहार जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। इसमें मुख्य रूप से आपके बांज, बुरास, देवदार, दरली आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मसूरी वन्य जीव विहार में पक्षियों का बहुत ही मोहक संसार बसता है और इस वजह से ही यह वन्य जीव विहार पिछले 1-2 सालों से बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में धीरे धीरे प्रगति प्रेमियों के बीच में अपनी पहचान बना रहा है। अगर कोई पर्यटक इसे देखना चाहता है तो उसे किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और कैसे उसे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी होती हैं? सर, जो भी पर्यटक हमारे वन्य जीव विहार में भ्रमण करना चाहते हैं उनको बस हमारे वन्य जीव विहार के 2 एंट्री गेट हैं। एक हमारा धोबी घाट से है और एक हमारा अंधेरी की तरफ से है। क्लाउडेंट से होते हुए अंधेरी जो चौकी है वहां से है। तो संबंधित पर्यटक जो भी इंटरेस्टेड है, चाहे वो ट्रैकिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो बर्ड वॉचिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो जो भी पर्यटक इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग
हमारे यहाँ से एक 150 रुपए का अभी फिलहाल के लिए फीस, हमारी जो 150 रुपए एंट्री फीस है उसका चालान कटवा सकते, एंट्री फीस अदा कर सकते हैं और उसके बाद सैंक्चुरी में आ सकते, प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। सेंचुरी में उनको पैदल ही जाना होता है या कुछ अपने वाहन के साथ वो जा सकते हैं अंदर? नहीं सर, सैंक्चुरी में जो हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग रूट्स हैं वो कच्ची कच्ची पगडंडियां हैं, तो तभी तो सब नेचर में और जंगल के अंदर जाके जंगल को समीप से देखने का अनुभव प्राप्त होगा जब हम जंगल के साथ साथ चलेंगे। इसीलिए वहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। वहाँ पे आप लोग जो भ्रमण इत्यादि करेंगे वो आपको पैदल ही भ्रमण करना होगा। 2 एंट्री पॉइंट बताए, ये मसूरी से लगभग कितनी दूर पड़ते हैं? सर ये दोनों एंड मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। तो ये एक दिन में भ्रमण हो जाएगा? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पर्यटक हैं उनकी इच्छा अनुसार 2-3 ट्रैकिंग रूट्स हैं। अगर उनको इजी ट्रैकिंग करनी है तो वो हमारे अंधेरी वाले गेट से एंटर कर सकते हैं। जो हमारा बिनोक टॉप वाला ट्रैक रूट है उसको ले सकते हैं। वो ट्रैक रूट हमारा लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास का होता है। अगर कोई पर्यटक थोड़ा लंबी ट्रैकिंग करना चाहता है तो वो हमारे धोबी घाट की तरफ से जा सकते हैं, जहाँ पे लगभग आपका ट्रैकिंग रूट का टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। कोई पर्यटक 1-2 रात वहाँ पर बिताना चाहते हैं तो क्या उस तरह की सुविधाएं भी वहाँ पर हैं? कोई गेस्ट हाउस वगैरह है जिसमें वो रुक सकते हैं? सर हमारे यहाँ पे वन्य जीव विहार के अंतर्गत गेस्ट हाउस की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु अगर पर्यटक चाहें तो अभ्यारण्य अगर वो रुकना चाहें हमारे यहाँ पे तो वो टेंट में रुक सकते हैं, तो जिसके लिए उनको एक नॉमिनल मिनिमम चार्ज पे करना होगा। हमारे जो युवा साथी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने युवा श्रोताओं को यही कहना चाहती हूँ कि वह प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। युवा श्रोतागण हमारे देश का भविष्य है, इसलिए आपको सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए, चाहे वो कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड से भी क्यों ना रिलेटेड हो। आपकी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे कि ट्रैकिंग करते समय जंगलों में प्लास्टिक फेंकना, ये करना, गंदगी फैलाना, तो आप इन सब चीजों के बारे में आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि यही जो सेंसिटिव होने की आपको जरूरत है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि आजकल के दौर में हम ये देख रहे हैं कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो जा रही है, तो उन युवा पीढ़ी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज के समय में हमें अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में समस्या है तो उसका समाधान प्रकृति में ही छुपा हुआ है। बस हमें जरूरत है अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की और उसके दिए हुए संकेतों को समझने की। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि लुक डीप इनटू द नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। डॉक्टर शिप्रा, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे युवा साथियों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।